हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस और स्वागत है आपका इस डिस्कशन में जहां हम कवर करने वाले हैं इस हफ्ते की प्लेसेस इन न्यूज़। आई होप आप प्रिपेयर्ड हैं और हमारी जो अप्रोच रहती है कि इस हफ्ते की जो भी इम्पॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़ है उसको कवर किया जाए और आपको इस एटलस पे उसको आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पर वो है और उसको लोकेट कर लेना है, ताकि एक हफ्ते बाद या जब भी दोबारा आप आकर रिवाइज करें तो आपका एक ही एटलस या एक ही मैप या एक ही डॉक्यूमेंट में सारी इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़ एक साथ हों, ताकि आपको बाद में उतनी टेंशन ना लेनी पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हुए। दो स्टेटमेंट्स हैं। पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स आर फाउंड इन द वेस्ट कोस्ट ऑफ मैक्सिको इन द पैसिफिक ओशन। पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स कंटेन हाई कंसेंट्रेशन ऑफ प्रेशियस मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर। Which of the following statement is correct? Both 1 and 2 are correct and 2 explain the first one. Both 1 and 2 are correct. Statement 2 does not explain statement 1. Statement 1 is correct, 2 is incorrect. 1 is incorrect, 2 is correct. यहाँ ध्यान रखना है आपको, बात हो रही है पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स की एंड दे आर फाउंड इन द वेस्ट कोस्ट ऑफ मैक्सिको। अब इस मैप को अगर आप देखो तो यहाँ आता है मैक्सिको। इसका वेस्ट कोस्ट कौन सा हुआ? इसका वेस्ट कोस्ट ये वाला रीजन हुआ। क्या यहाँ पर पॉलीमेटालिक नोड्यूल मिलते हैं इस रीजन में, इस रीजन के आसपास यहाँ पर कहीं आपको पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स मिलते हैं इस लोकेशन पर? पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा, इनमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर होता है। ये आपके समझने वाली बात है, हमने पिछले हफ्ते भी डिस्कस किया था, पिछले से पिछले हफ्ते, कि पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स क्या होते हैं। तो सही आंसर बताइए क्या है, इसको डिस्कस करते हैं। तब तक एक दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सरसाइज कॉन्क्वेस्ट, कॉन्क्वेस्ट के तर्ज पे कॉन्क्वेस्ट हो रहा है। एक मल्टीनेशनल पीस कीपिंग ऑपरेशन है जो मंगोलिया में किया गया। It began as a bilateral event between Mongolia and Russia. It consists of UN peacekeeping mission command post exercise and field training exercise. Only 1 and 2, 2 and 3 या 1, 2 and 3? क्या इसका करेक्ट आंसर है बताइए? कॉन्क्वेस्ट, ये भी डिस्कस करेंगे। तीसरा क्वेश्चन, बोहाई गल्फ। बोहाई गल्फ कहाँ पर है? दो स्टेटमेंट है। इट इज सिचुएटेड ऑन द कोस्ट ऑफ साउथ वेस्टर्न चाइना। द येलो रिवर, चाइना सेकेंड लार्जेस्ट रिवर, डिस्चार्जेस इनटू बोहाई गल्फ। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? 1, 2, बोथ 1 and 2 या नीदर 1 नॉट 2? बताइए इसका भी करेक्ट आंसर। आई होप आपने अगर करंट अफेयर्स पढ़ा है पिछले हफ्ते तो पता होगा, नहीं तो कोई बात नहीं, चलिए डिस्कस करते हैं। और एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि अगर आपको इस डिस्कशन का पीडीएफ चाहिए तो इस यूट्यूब वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे जाके क्लिक करिए, वहाँ से ये पीडीएफ आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। आपको करना ये है कि जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस है उसको एक या तो किसी एटलस पे मार्क कर लेना है या एक जगह डॉक्यूमेंट्स और मैप्स को स्टोर कर लेना है। ठीक है, तो आपको कहाँ मिलेगा इसका लिंक पता लग गया आपको? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और पहले देखते हैं पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स क्या होते हैं। नोड्यूल्स असल में छोटे छोटे एक मिनरल्स की तरह हम उनको कह सकते हैं। ये मेटल्स होते हैं जिनका इस्तेमाल कई सारी जो आपकी उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़ हैं, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की बात कर लो, चाहे आप नैनो टेक्नोलॉजी की बात कर लो, हर एरियाज़ में इनका बहुत सारा यूजेज है। और एक न्यूक्लियस होता है, उसके आसपास मेटल्स का प्रेसिपिटेशन होता है और वहाँ ये फॉर्म होते हैं। इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है और ये बहुत ज़्यादा गहराइयों में पाए जाते हैं। और जो की एरियाज हैं उनमें से की एरिया एक है जो मैक्सिको का वेस्टर्न कोस्ट है। वहाँ पर क्लैरियन क्लिपर्टन फ्रैक्चर जोन है जहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स मिलते हैं। और जो एक क्लैरियन क्लिपर्टन जोन है ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर इंडिया लाइसेंस की ट्राई कर रहा है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी से। हमने पिछले हफ्ते डिस्कस भी किया था। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी है एक ऐसी बॉडी जो ये देखती है कि अगर किसी को लाइसेंसिंग करवानी है मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए, तो एक तो आता है जैसे इंडिया का मैप हो गया, तो यहाँ से 200 नॉटिकल माइल तक इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है जहाँ इंडिया खुद से चाहे तो कितना भी एक्सप्लोरेशन कर सकती है। लेकिन उससे बाहर कोई देश अगर होता है जिसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी उसकी सीमा से 200 नॉटिकल माइल्स के बाद का इलाका, वहाँ कोई भी अगर एक्सप्लोरेशन करना चाहता है मिनरल्स के लिए तो उसको एक लाइसेंस लेना पड़ता है और वो लाइसेंस मिलता है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी से। और अभी हाल ही में एक क्लैरियन क्लिपर्टन जोन के आसपास ही इंडिया वहाँ भी लाइसेंस की कोशिश कर रहा है, तो इसलिए नाम भी वहाँ से रेलेवेंट था। दूसरी बात की थी क्या इसमें गोल्ड और सिल्वर मिलते हैं, तो नहीं। असल में यहाँ मैंगनीज, आयरन, सिलिकेट और हाइड्रोक्साइड मिलते हैं। इसके अलावा कोबाल्ट, निकल और कॉपर जैसे रेयर अर्थ एलिमेंट मिलते हैं। ये बहुत छोटे होते हैं, 20 सेंटीमीटर तक के होते हैं, माइक्रो नोड्यूल्स होते हैं। 2 से 8 सेंटीमीटर इनकी पूरी की पूरी आप साइज़ कह सकते होती है, जो बहुत छोटी होती है। तो गोल्ड सिल्वर की बात तो नहीं होती है। तो देखिए इस तरह की जो समुद्री सतह होती है तलहटी, वहाँ पर आपको नोड्यूल्स मिलते हैं जिनका आप खनन करके फिर इनको निकाल के आप यूज़ कर सकते हैं। ये असल में इस तरह का आपको इसकी ड्रिलिंग करके इसको निकालना पड़ता है। पॉलीमेटालिक नोड्यूल होते क्या हैं? ये मैंगनीज नोड्यूल्स भी कहलाते हैं और जो मैंने बताया ना सतह पे क्यूमुलेट कर जाते हैं।
इंडिया ने सीबीड अथॉरिटी से सेंट्रल इंडियन ओशन में ऑलरेडी लाइसेंस लिया था, 5 साल तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया था अगस्त 2017 में। उससे पहले 15 साल के लिए इंडिया ने यहाँ पर इसका एक लाइसेंस लिया था। अब 2 और नई लाइसेंसेस की बात है, एक तो जो एक क्लैरियन क्लिपर्टन जोन है यहाँ पर, और दूसरा अफ्रीका के पास यहाँ कार्ल्सबर्ग रिज है। इस रिज पर भी भारत कोशिश कर रहा है कि यहाँ 2 जगह भारत को लाइसेंस मिल जाए। तो जो इंपॉर्टेंट क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं, जो पॉलीमेटालिक नोड्यूल हैं, जो पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स हैं, उनकी लोकेशन मैं आपको बताऊं तो पॉलीमेटालिक सल्फाइड आपको यहाँ मिलेगा विच इज़ कार्ल्सबर्ग रिज, ये आपका नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन, और क्लैरियन क्लिपर्टन जोन, यहाँ पर भी आपको पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स मिलते हैं, और यहाँ पर मिड अटलांटिक रिज। इन मुख्य जगहों पर आपको प्रमुख रूप से पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, पॉलीमेटालिक सल्फाइड और कोबाल्ट रिच फेरोमैंगनीज क्रस्ट जो है, इन एरियाज में ही आपको चीज़ें मिलती हैं। तो ये वो 4-5 लोकेशंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके नाम आपको याद होने चाहिए। क्लैरियन क्लिपर्टन जोन, कार्ल्सबर्ग रिज, नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन, मिड अटलांटिक रिज, यहाँ पर ही आपको मेजरली ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज मिलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन था खान क्वेस्ट का। तो खान क्वेस्ट कहाँ हो रहा है? तो खान क्वेस्ट असल में हो रहा है मंगोलिया में, मंगोलिया की राजधानी उलान बतार में। उलान बतार में इसका 21st एडिशन हुआ, जहाँ पर कई सारी दुनिया भर की पीस कीपिंग एक्सरसाइज, एक मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज है जो यहाँ पर हुई है। जैसे हाल ही में इंडिया में तरंग नाम की एक, तरंग पूरा नाम बताइए मुझे क्या है तरंग से जुड़ा हुआ कुछ, आपको कुछ याद है? नहीं याद तो हो जाएगा अभी, लेकिन पहले इस क्वेश्चन पे आते हैं। इट इज़ खान क्वेस्ट, कनक्वेस्ट से याद कर सकते हो, उलवंतूर में होती है। इट इज़ मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज। कहाँ हुई? मंगोलिया में। और बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ये एक्सरसाइज पहले यूएसए और मंगोलिया आर्म फोर्सेस के बीच में स्टार्ट हुई थी 2003 में। इसके बाद इसको मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज बना दिया गया था। अब सोचिए, अमेरिका कहाँ मंगोलिया जैसी लैंडलॉक कंट्री के साथ ही एक्सरसाइज करने आया था। इसके पीछे कारण ये था कि वो चाइना पर दबाव बनाना चाहता था। और तीसरा, बिल्कुल मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज है, तो इसमें यूएन की पीस कीपिंग मिशंस भी आते हैं, और इससे मिलिट्री रिलेशनशिप, पीस कीपिंग कैपेबिलिटी के ऊपर काम करने की कोशिश होती है। तो कई देशों की मिलिट्रीज यहाँ पर आती है, जिस तरह वो पीस कीपिंग में आगे आके एक दूसरे से कोलैबोरेशन बढ़ा पाए। मद्रास रेजिमेंट इंडियन आर्म फोर्सेस की यहाँ पर आई है, ट्रूप्स कई देशों के आए हैं, और बहुत एक रेलेवेंट एक्सरसाइज है। यहाँ पर है मंगोलिया, रशिया और चाइना के बीच में फंसा हुआ एक लैंड लॉक कंट्री, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है चाइना का, बहुत ज़्यादा दबाव रहता है चाइना का। तो ये रीजन है मंगोलिया का। ठीक है, सेंट्रल एशिया, रशिया, चाइना के बीच में फंसा हुआ ये रीजन देख लिया आपने। अब अगला हमने बोला था बोहाई गल्फ के बारे में। तो बोहाई गल्फ कहाँ पर है? तो वो ऐसी जगह है जो यहाँ येलो सी बोहाई गल्फ का इलाका है, जहाँ पर एक बोहाई गल्फ माइग्रेटरी बर्ड हैबिटेट है, जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिल गया। ठीक है, तो इसको बोहाई, इस रीजन को जैसे ये दर्जा मिला तो ये जगह न्यूज़ में आ गई, बोहाई गल्फ। बोहाई गल्फ असल में वो जगह है जहाँ आपकी जो येलो सी है, और बेसिकली अगर मैं बताऊँ ना बोहाई गल्फ कहाँ है, आपको सिर्फ मेंटली याद करना। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया याद है कहाँ पर है मैप में? इस मैप में आते हैं अगर एक बार दोबारा, ये रीजन देखिए, यहाँ पर आपका नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया है यहाँ। तो ये रीजन जो है ये आपका बोहाई गल्फ का इलाका है, ये वाला इधर वाला इलाका, यही बोहाई गल्फ कहलाता है। और इम्पॉर्टेंट रिवर्स की बात करें तो इस रीजन में देखो, इस मैप में भी दिख जाएगा, यहाँ पर ये जापान हो गया, सॉरी यहाँ तो कवर्ड है। मंगोलिया के मैप में देखते हैं, यहाँ से बाउंड्री ना, नॉर्थ कोरिया ऊपर वाला है, ये नीचे वाला साउथ कोरिया है, यही इलाका आपका बोहाई गल्फ कहलाता है। ठीक है, तो इस रीजन में ये कहानी है। पहला स्टेटमेंट गलत था क्योंकि ये इनर मोस्ट गल्फ ऑफ येलो सी है। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्टर्न चाइना के बीच में है। येलो रिवर जो है वो अपने आप को डिस्चार्ज करती है बोहाई गल्फ में ही। यहाँ पर कई सारे पेट्रोलियम डिजर्ट हैं। इसको पहले गल्फ ऑफ चिली या फिर गल्फ ऑफ पेचिली भी कहते थे। तो कहाँ पर है बोहाई गल्फ? येलो सी के बिल्कुल मुहाने पर। ये रहा बोहाई सी, बोहाई गल्फ भी से कहते हैं। ठीक है, ये रहा बोहाई बे, बोहाई गल्फ, ये रीजन है। कोरियन बे के जस्ट साइड में, इधर नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, यहाँ पर बोहाई गल्फ। यहीं पर आप देख लो, आसपास आपका तेंगू का इलाका हो गया, और नीचे आप देखो तो आपका लेजाओ बे है, और यहाँ पर हुआंगे रिवर आती है, येलो रिवर यहीं आती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रीजन बोहाई सी का हमको दिख गया। यहाँ पर आपकी इंपॉर्टेंट रिवर्स, काफ़ी सारी येलो रिवर स्पेसिफिकली आकर इस रीजन में बहती हैं। हुआंगहा रिवर भी से हम कहते हैं। ये रहा, यहाँ से ये रिवर आके बोहाई गल्फ में जाती है। ये रहा यांगजी रिवर। ठीक है, अब मैं एक चीज़ दिखा दूँ कि ये यांगजी रिवर है। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिवर है चाइना की। यहाँ पर आपका बोहाई गल्फ है, ये चाइना के अंदर ही। और इधर एक और गल्फ देखो, यहाँ पर है, ये है टोंकिन, गल्फ ऑफ टोंकिन।
गल्फ ऑफ टोंकिन को लेकर विवाद है वियतनाम और चाइना के बीच में। ये बोहाई गल्फ है, तो हालांकि पूरा का पूरा चाइना का रीजन है, तो इस पर कोई विवाद ऐसा है नहीं। यहाँ पर नॉर्थ कोरिया है, तो इसे कहते हैं कोरियन बे, कोरियन बे है, ठीक है। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, यहाँ पर रशिया है, नीचे जापान है, ठीक है। फिलीपींस सी है। ये कौन सा देश है मुझे बताइए, ये वाला, ये आपका ताइवान है, ठीक है। यहाँ पर ताइवान स्ट्रेट है, ये साउथ चाइना सी है, इधर ईस्ट चाइना सी है। तो इस तरह आप इसको, येलो सी है ये वाला पूरा रीजन, येलो सी कहलाता है। तो यहाँ से आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि भाई येलो सी ये रीजन है, ठीक। तो फिर से एक बार देख लीजिए इसी मैप पर, ये आपका येलो सी आ गया, साउथ चाइना सी, ऊपर ईस्ट चाइना सी है, ठीक है। यहाँ आपका बहाई गल्फ है, यहाँ पर आपका सी ऑफ टोंकिन है, ये आपकी यांगजी रिवर है, यहीं पर आपकी येलो रिवर बहती है, ठीक है। ये हमने समझ लिया। अब अगला टॉपिक बात करता है वियतनाम के बारे में। वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर पाम मिन चिन इंडिया की 3 दिन की विजिट के ऊपर आए हुए हैं और उनका मानना है कि भारत और वियतनाम के व्यापार में $20 बिलियन तक पहुंचने की संभावना है। अभी 15 बिलियन के आसपास है और इसको हमें 20 बिलियन तक लेके जाना चाहिए। दोनों देशों ने बात की कि वो सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर कोलैबोरेट करेंगे। वियतनाम कहाँ स्थित है? तो ये रहा वियतनाम। यहाँ पर सी गल्फ ऑफ टोंकिन है, जिसको लेकर विवाद है अभी चाइना और वियतनाम के बीच में। इंडिया और वियतनाम के बीच में कई सारे रिश्तों को बढ़ाने की कोशिश है। स्पेसिफिकली मेकोंग गंगा कोऑपरेशन प्रोजेक्ट हम पुश कर रहे हैं आपस में, तो वो कुछ एग्जांपल्स है जहां हम इनके साथ कोलैबोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना, लाओस, कंबोडिया साउथ चाइना सी के बीच में बसा हुआ है देश। यहाँ पर ऊपर इसके चाइना की बाउंड्री, यहाँ देखो, यहाँ लाओस है, लाओस इज ए लैंड लॉक कंट्री। यहाँ पर कंबोडिया है, कंबोडिया पे यहाँ पर रियाम नेवल बेस है, चाइना की इकलौती आप कह सकते हो जो पहली नेवल बेस जो किसी और देश में उन्होंने बनाई थी, वो कंबोडिया में बनाई थी, विच इज़ रियाम नेवल बेस। यहाँ लाओस है, विच इज़ लैंड लॉक, दिस इज थाईलैंड, दिस इज म्यांमार। इंडिया ऑलरेडी यहाँ से एक इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे बना चुका है। कोशिश है कि इसको हनोई तक ले जाने की, ताकि वो एक पूरा एशियन हाईवे बन जाए, जिससे हम इंडिया को कनेक्ट कर पाए वियतनाम तक को। तो इन देशों के साथ जो यहाँ की कंट्रीज़ हैं CLMVT, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, इनके साथ भारत काफ़ी ज़्यादा कोलैबोरेशन करता है और इनके साथ मिलकर इंडिया ने एक मेकोंग गंगा कोऑपरेशन नाम की संस्था भी बनाई है, एक ग्रुप भी बनाया है, जहाँ पर हम वो रिवर वाटर रिलेशंस के ऊपर काम कर रहे हैं। तो वियतनाम कहाँ पर है, क्या इसका कॉन्फ्लिक्ट है? वियतनाम के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, कौन सा? वियतनाम के साथ कॉन्फ्लिक्ट है चाइना का। यहाँ पर गल्फ ऑफ टोंकिन में कॉन्फ्लिक्ट है, साउथ चाइना सी में बाउंड्रीज का कॉन्फ्लिक्ट है, 9 डैश लाइन वाला, ठीक है। भारत इनके साथ MGC पे काम कर रहा है और अपना हाईवे यहाँ तक खींचने की कोशिश है, एशियन हाईवे। ये कहानी होगी वियतनाम की। और अगले पर आते हैं जो बात है व्हेलिंग की। व्हेलिंग यानी जिसके तहत कॉमर्शियल व्हेलिंग अब जापान ने अपनी बढ़ा दी है। नॉर्मली दुनिया भर में व्हेलिंग जो है वो अलाउड नहीं है, यानी व्हेल्स का शिकार अलाउड नहीं है। जापान इकलौती ऐसे देशों में से एक है जो व्हेल्स का शिकार करता है खाने के लिए भी, लेकिन कहता है कि भाई हम रिसर्च कर रहे हैं इसलिए हम इसको 1-2 को पकड़ रहे हैं, जबकि असल में इसकी डिमांड बहुत है जापान में और जापान व्हेल का शिकार करते हैं। फिन व्हेल को लेकर खासतौर पर उन्होंने अपनी जो व्हेलिंग है उसको बढ़ा दिया है और इसको लेकर काफ़ी विवाद दुनिया भर में है। फिन व्हेल्स दुनिया के सबसे बड़े मैमल्स में से एक है, लगभग 85 फीट के होते हैं। तो फिन व्हेल की जब बात आए तो दुनिया की सबसे सेकंड लार्जेस्ट व्हेल्स है दुनिया की। ब्लू व्हेल के बाद फिन व्हेल का नंबर आता है और अब इनकी भी कॉमर्शियल व्हेलिंग करेगा जापान। तो ये बहुत ही बुरी खबर है। जापान में ट्रेडिशनली व्हीलिंग की जाती है, इसलिए हमेशा इसको रोकने की कोशिश की जाती है, लेकिन जापान रुकने का नाम नहीं लेता। व्हीलिंग अगर हम इतिहास जानें तो व्हीलिंग पहले जो नॉर्थ अटलांटिक, नॉर्थ पैसिफिक ओशन थी वहाँ होती थी, लेकिन 17वीं सेंचुरी के आसपास जब ये पीक पर था तो कई सारे लोग व्हेलर्स हुआ करते जो व्हेल का शिकार किया करते थे। आर्कटिक बे में पहले व्हेलिंग खत्म हुई 1650 के आसपास और बाकी जगह 17वीं सेंचुरी के आसपास ये खत्म हो गई। लेकिन हाल तक भी जापान में लगातार व्हेलिंग जारी रही और आज भी जापान इसके पीछे लगा हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, हमें व्हेल्स को कंजर्व करना और जापान का स्टेप इसके बहुत ज़्यादा खिलाफ आता है। तो जापान इकलौती ऐसी कंट्री है जो इसके पीछे अभी तक लगी हुई है। अगला आर्टिकल बात करता है गोलन हाइट्स के बारे में। गोलन हाइट्स क्या है? गोलन हाइट्स एक लोकेशन है जो इजराइल के पास है, लेकिन असल में यह है सीरिया की वो लोकेशन जिसके ऊपर कब्जा कर लिया इजराइल और आज भी वो इजराइल के पास ही है। और यहाँ पर हुआ ये था कि गोलन हाइट्स में हिजबुल्लाह नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने रॉकेट लॉन्च किए थे जिससे कि इजराइल में कुछ लोगों की जानें चली गई थी। गोलन हाइट्स कहाँ पर है? तो असल में एक रॉकी प्लेट्यू है इजराइल के ठीक ऊपर, इजराइल और सीरिया के बॉर्डर पर है। पहले ये
सीरिया का पार्ट था। फिर जब 1967 में 6 डे वॉर हुई थी तब इसराइल ने ये छीनकर अपने देश में मिला लिया था और आज भी इसका कब्जा इसके ऊपर है। इसके पास में ही जॉर्डन रिवर बहती है गोलन हाइट्स के पास में, इसलिए बहुत ज़्यादा ये एक ऐसा फर्टाइल एरिया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें ग्रो की जा सकती हैं। इसके पास में माउंटेन हॉर्मन है, सी ऑफ गैलिली है और यारमुक रिवर इसके साउथ में बहती है। तो बहुत एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट तो है ही, एग्रीकल्चरली भी इंपॉर्टेंट जगह है। तो सीरिया ने इसको दोबारा कोशिश की थी कब्जा करने की 1973 में, लेकिन उसके बावजूद इसराइल ने इसके ऊपर कब्जा बनाए रखा और दोनों देशों ने एक तरह की एक सीज फायर तो नहीं कहूँगा, एक तरह का एक एग्रीमेंट कर लिया था कि यूएन यहाँ पर ऑब्जर्वर बन के बना रहेगा। और 1981 के बाद से लगातार ये इसराइल के कब्जे में ही पूरा का पूरा गोलन हाइट्स है। यहाँ से इजीली जो सीरिया का कैपिटल है डेमेस्कस वो विजिबल होता है। यहाँ पर पानी बहुत सारा मात्रा में उपलब्ध है जॉर्डन रिवर का, जो कि बहुत सारे इलाकों में पानी की व्यवस्था करता है और 1/3 इसराइल का पानी यहीं से आता है। तो इसराइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ फार्मिंग एग्रीकल्चर का बहुत उपयोग करता है। गोलन हाइट कहाँ है? यहाँ। तो गोलन हाइट के ऊपर जो रॉकेट फायर हो रहे वो हुए थे लेबनन से। लेबनन में ही है कौन सा ग्रुप? हिजबुल्लाह, जो कि काफ़ी ज़्यादा एंटी इसराइल है और उसने रॉकेट फायर किए थे यहाँ से और कहा जा रहा था 14 लोगों की जाने गई थी इसराइल में गोलन हाइट्स पे जो हमला हुआ था उससे। दूसरा, गाज़ा में कौन सा ग्रुप एक्टिव है? हमास, जिनके लीडर की मृत्यु हाल ही में हुई कहाँ पर? ईरान में। जिनको मार गिराया किसने? इसराइल ने, कि जो मोसाद जिनकी एक सीक्रेट एजेंसी है उसने। तो गाज़ा, गोलन हाइट, हिजबुल्लाह, ये हमने समझ लिया, ठीक है। अब इसराइल ने कहा 12 लोगों की जाने गई हैं कहाँ पर? तो द्रूज विलेज जो गोलन हाइट्स में है वहाँ पर। तो ये उन्होंने अभी तक कब्जा करके रखा हुआ है, पहले सीरिया का पार्ट था ये। कहाँ पर है गोलन हाइट्स? दिख ही रहा है आपको, ये रहा गोलन हाइट, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट लोकेशन है गोलन हाइट्स के अलावा जो यहाँ आपको इंपॉर्टेंट दिख रही है, ये है ये इलाका। पहले यहाँ था सिनाई पेनिनसुला। ये सिनाई पेनिनसुला पहले पूरी तरह कब्जा कर चुका था इसराइल और बाद में इसराइल ने ये वापस कर दिया था इजिप्ट को जब उनके रिश्ते नॉर्मलाइज हुए थे उसके बाद, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट लोकेशन जो यहाँ पर है वो है वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक यहाँ आपको दिख रहा ही होगा, ठीक है। इसको इसकी जोग्राफिकल मैप्स को समझते हैं थोड़ा। देखो यहाँ आपको दिख रहा है, एक तरफ आपकी जो आपको दिख रहा है वो है डेड सी। डेड सी 2 हिस्सों में बटा हुआ है, नॉर्थ डेड सी और साउथ डेड सी, ठीक है। अगर आप देखो तो ये वाला डेड सी है नॉर्थ डेड सी, ऊपर है सी ऑफ गैलिली, ठीक है। ये है आपका जुडेन हिल्स, नीचे है नेगेव डेजर्ट, यहाँ है गाजा स्ट्रिप, ये है वेस्ट बैंक, ऊपर है हरमेरॉन, ठीक है। ये है गोलन हाइट पूरा का पूरा, पहले सीरिया का पार्ट था और अभी किसके पास है? अभी इसराइल के पास है। तो ये कहानी हो गई इस पूरे रीजन की, समझ गए होंगे आप। ये रहा गोलन हाइट्स और ये अलग अलग रीजन्स, डेड सी, यहाँ सी ऑफ गैलिली। डेड सी की खास बात यह है यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी मिला हुआ इस सी में, तो इसलिए कोई व्यक्ति डूबता नहीं है। यहाँ आप अगर जाएंगे तो आप पानी के ऊपर तैरने लगेंगे क्योंकि इस वाटर की सैलिनिटी इतनी ज़्यादा है, इसलिए इसे डेड सी कहा जाता है। डेड सी असल में 2 भागों में बढ़ चुका है क्योंकि सूख सा गया है एक तरह से। यहाँ पर है नेगेव डेजर्ट, यहाँ है गल्फ ऑफ अकाबा, यहाँ है सिनाई पेनिनसुला जो पहले इसराइल के कब्जे में था, बाद में उन्होंने इसको इजिप्ट को वापस कर दिया, अभी भी गोलन हाइट्स पे इनका कब्जा है। यहाँ है हरमेरॉन, यहाँ पर है सी ऑफ गैलिली, ये है डेड सी, ये है जूडियन हिल्स, ये है नेगेव डेजर्ट। और यहीं से इसराइल एक रास्ता बनाना चाहता था, बेन गुरियन कनाल बना के, भाई एटम बम फोड़ फोड़ के यहाँ से रास्ता बनाने की कोशिश थी उनकी, जो कभी सफल नहीं हो पाया। यहाँ पर है गल्फ ऑफ अकाबा, ये है सिनाई पेनिनसुला। गल्फ ऑफ अकाबा इस रीजन को कहते हैं। एक मैप से फिर देखते हैं, यहाँ सॉरी एक मैप में बाद में देख लेंगे कहाँ पर है वो, ये ताकि आप रिवाइज भी कर पाओ। तो गोलन हाइट्स का रोल आपको पता लग गया क्यों है। सी ऑफ गैलिली के पास है, जॉर्डन रिवर के पास है, तो यहाँ बहुत सारा पानी इसराइल को मिलता है जिसका इस्तेमाल वो अपने शहरों में और खेती के लिए करता है। इसलिए उस इलाके पे उसने लगातार 1981 के बाद से ही कब्जा जमा के रखा हुआ, जो उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली रेलेवेंट है। और वो दिखाता है कि कैसे इसराइल अपनी रिसोर्सेज का फ़ायदा तो उठाता ही है, बाकी दूसरे के रिसोर्सेज का भी फ़ायदा उठा लेता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंडिया की। मांड्या और यादगिरी, ये 2 जगह ऐसी हैं जो है कर्नाटका में जहां मिले हैं लिथियम के डिपॉजिट्स। और लिथियम के डिपॉजिट से पहले हमें कुछ कश्मीर में भी देखने को मिले थे। तो कर्नाटका और कश्मीर में लिथियम रिजर्व्स मिलने के बाद भारत के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। तो ये इससे पहले सलाई हैमा ब्लॉक जो है, सलाल हैमा ब्लॉक रईसी का रीजन जहाँ पर आतंकवादी हमला भी हुआ था हाल में, वहीं पर हमें लिथियम के रिजर्व मिले हैं। इसके अलावा अब मांड्या यादगिरी कर्नाटका में और काठघोरा ब्लॉक छत्तीसगढ़ में है, जहाँ पे आपको लिथियम और रेयर अर्थ मेटल एलिमेंट्स मिले हैं जो भारत की जो ईवी रेवोल्यूशन है उसमें बड़ा रोल निभा सकते हैं। तो ये सारे ऑक्शन किए जाएंगे। जम्मू एंड कश्मीर ब्लॉक जो है अराउंड 5.9 मिलियन मेट्रिक टन बॉक्साइट कॉलम यहाँ मिला है, यानी 70,000 टन टाइटेनियम मेटल और 34,000 लिथियम मेटल यहाँ पे मिलने की संभावना है। इसके अलावा उड़ीसा में भी निकल मेटल मिलता है। कुछ ब्लॉक्स गुजरात और बिहार में मिलने की संभावना भी है, लेकिन
मुख्य रूप से अभी जो न्यूज़ आई है वो है मांड्या और यादगिरी के, जहाँ पर मिले हैं लिथियम के रिजर्व। ये है मांड्या और ऊपर आपके यादगिरी के दो इलाके जहाँ पर बहुत मात्रा में लिथियम प्राप्त हुए हैं। ऊपर ही आपको कश्मीर में भी लिथियम ऋषि के पास मिले थे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आई होप आप क्लियर है इसके बारे में। अगला, काबिनी डैम। लगातार कावेरी रिवर के आसपास पानी बढ़ने की वजह से कृष्ण सागर डैम और जो काबिनी डैम है वहाँ का पानी ओवरफ्लो कर गया। पहली बात कि काबिनी एक रिवर का नाम है जिसे कपिला रिवर भी कहते हैं। ये कावेरी की एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है और ये असल में आती कहाँ से है, तो पक्रमथलम हिल्स ऑफ केरला, वहाँ से आती है और बहुत इम्पॉर्टेंट रिवर है। और काबिनी को आपको याद करना है ना, काबिनी रिवर कहाँ से बहती है और काबिनी रिवर क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो ये देखिए, ये काबिनी, ये यहाँ से केरला से काबिनी निकलती है और ये काबिनी फिर आकर कावेरी में ऐड हो जाती है। ये काबिनी, काबिनी के पास आसपास एक बहुत फेमस रिजर्व है और वहाँ पर हमें साया देखने को मिलता है। इसका नाम है साया और ये एक ब्लैक लेपर्ड है। तो इस तस्वीर से याद रखिए, काबिनी जो रिजर्व है वहाँ पर ये मिलता है। काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये तस्वीर, तो इससे आपको काबिनी रिवर याद रहेगी। काबिनी रिवर ये रही, कावेरी की एक माइग्रेटरी रिवर केरला से आती है, केरला से ट्रिब्यूटरी है इसकी, ठीक है। और यहीं पर आपका कृष्ण सागर डैम है और नीचे आपका ये मेट्रो रिजर्वेयर है। ये है कावेरी रिवर का पूरा एक स्ट्रक्चर, ठीक है। अगली बात आती है मसाई ट्राइब और तंजानिया के बारे में। तंजानिया अफ्रीका का एक देश, ईस्ट अफ्रीका का, और यहाँ पर मसाई ट्राइब्स भी होते हैं, लेकिन कई सारे मसाइयों को उनकी एंसेस्ट्रल ज़मीन थी वहाँ से निकाला जा रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई आप यहाँ से चले जाइए। और वजह ये कही जा रही है कि उस ज़मीन पे वो कब्जा करने की कोशिश में है। मसाई जो है वो मोनोथीस्टिक होते हैं और इनके भगवान को एनकाई कहते हैं, एनकाई की पूजा करते हैं ये। तो ये तंजानिया कीनिया के बीच में बटे हुए हैं ये लोग। ये जो भाषा बोलते हैं उसे माँ कहते हैं और उसी से इनका नाम बना है मसाई। मसाई ट्राइब और बहुत एक प्रोमिनेंट एथनिक ग्रुप है, अपने लाल पीले कपड़ों के लिए जाने जाते हैं ये। जितने नेशनल गेम पार्क हैं वहाँ पर रहते हैं ये। और तंजानिया कीनिया में बहुत इम्पॉर्टेंट एक कल्चरल आइकन की तरह देखे जाते हैं, लेकिन इनको घर से निकाला जा रहा है। यहाँ है तंजानिया, यहाँ पे बसते हैं वो लोग। तंजानिया और कीनिया के बीच के रीजन में, यहाँ वो इस रीजन में आपस में फैले हुए हैं जो आपके मसाई के लोग हैं वो सारे। और तंजानिया में आपको पता ही है आईआईटी मद्रास का आईआईटीएम ज़ांज़ीबार में एक ऑफशोर कैंपस खुला है। दूसरा आईआईटी दिल्ली का तो हमें पता ही है यूएई में, और आईआईटी मद्रास का आईआईटी ज़ांज़ीबार में, दो ऑफशोर कैंपस खुल रहे हैं। ये है आपका मसाई जो तंजानिया और केनिया के रीजन में आसपास रहते हैं। यहाँ पर लेक विक्टोरिया है, हमने पिछले हफ्ते डिस्कस किया था कि लेक विक्टोरिया युगांडा, तंजानिया और किस देश के बीच में बचा हुआ है, कीनिया के बीच में। और यहाँ है तंजानिया, तंजानिया का रीजन है जहाँ पर मसाई लोग रहते हैं। तो ये वहाँ की कहानी हो गई, ठीक है। अब अगला टॉपिक, तरंग शक्ति। मैंने बोला तरंग के बारे में कुछ पता है आपको। तरंग शक्ति इंडिया का अभी तक का सबसे बड़ा जो हमारा इंटरनेशनल एयर एक्सरसाइज है वो है, और इसका काम होता है इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाना, पीस और एयरफोर्स के पार्टिसिपेशन को बढ़ाना बाकी देशों के। तो कई सारे देश इसमें शामिल हुए हैं। तरंग शक्ति 51 देशों को इन्वाइट किया गया है। कई देशों के फॉरेन फाइटर्स यहाँ पर आकर प्रैक्टिस करेंगे। 2 फेजेस में किया जा रहा है, जोधपुर और सूलूर में। तो एक बहुत बड़ा मल्टी लेवल मल्टी नेशनल ये एक एक्सरसाइज है। आगे बात करते हैं म्यांमार की। म्यांमार भारत का एक पड़ोसी देश है जहाँ पर लगातार युद्ध चल रहा है। वहाँ की आर्मी जो इस देश को रूल करती है, इसे हम जुंता कहते हैं। तो वो जुंता और वहाँ के कई सारे मिलिटेंट ग्रुप्स के बीच में युद्ध चले ही जा रहा है। कई सारे आर्म्स ग्रुप हैं जिनके नाम आपको याद करने संभव भी नहीं हो पाएंगे, तो कुछ इंपॉर्टेंट है उनके नाम याद रखिए। अराकन आर्मी, म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस फोर्स, टांग नेशनल लिबरेशन आर्मी और काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी। इनके नाम तो याद रखिए। कैरन नेशनल यूनियन, ये भी आपको याद रहेगा। देखते हैं कौन कौन से हैं। तो देखिए ढेर सारी पूरी लिस्ट आपको दिख रही है, सारे के सारे मिलिटेंट ग्रुप्स हैं म्यांमार के। लेकिन इसमें जो प्रमुख हैं, एक तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए जो है वो है NSCN-K, नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खापलांग। ये असल में इंडिया में भी ऑपरेशनल है और ये थोड़ा बहुत हमला म्यांमार में भी करते रहते हैं, ठीक। बाकी आप देखिए एक अराकन लिबरेशन आर्मी जो आपकी रखाइन स्टेट के आसपास है। रखाइन वो इलाका है जहाँ भारत सितवे पोर्ट डेवलप कर रहा है और इसी जगह पर आपके रोहिंग्याज रहते हैं। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा गृह युद्ध छिड़ा हुआ है अराकन लिबरेशन पार्टी, अराकन आर्मी और म्यांमार की जो आर्मी है उसके बीच में। फिर एक है कैरन नेशनल लिबरेशन आर्मी, एक है काचिन इंडिपेंडेंट आर्मी। तो काचिन, कैरन, अराकन, NSCN,
ये 4 नाम तो याद पता आपको होने ही होने चाहिए, ठीक है। यूँ मुख्य रूप से यह हमारे लिए बहुत रेलेवेंट है क्योंकि रखाइन वो इलाका है जहाँ पर रोहिंग्याज को भगाया गया, जहाँ से वहाँ पर अराकन फोर्सेस लड़ रही है। यहाँ भारत के पास, म्यांमार के पास जो इलाका है वो है चिन प्रोविंस का। अब चिन प्रोविंस में अलग कहानियाँ हैं। ऊपर आप देखोगे तो काचिन का रीजन है, काचिन में इनकी एक अलग मिलिट्री विंग है जो कैरन लिबरेशन आर्मी वहाँ लग रही है, काचिन वहाँ लड़ रही है। अगर आप देखो इंडिया के आसपास ना, ये आपको येलो वाला दिख रहा होगा, तो यहाँ कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल अगर आप देखो कौन सा रीजन है, मणिपुर के पास, यहाँ कुकी नेशनल आर्मी लड़ रही है। नीचे आप देखो NSCN कापलान यहाँ एक्टिव है, तो NSCN यहाँ पर एक्टिव है। ये देख रहे हो आप, ये है आपकी चिन नेशनल फ्रंट नहीं है, ये आपका हो गया कुकी नेशनल आर्मी, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट नाम है, कुकी, NSCN, काचिन, कारेन, अराकन आर्मी, कई सारे ग्रुप्स हैं जो आपस में भिड़े पड़े हैं म्यांमार में। तो इससे आप इतना याद रखो कि जगह कौन कौन सी है आसपास की। अगर आपसे पूछा जाए चिन प्रोविंस कहाँ पर है, शिन प्रोविंस कहाँ पर है, मांडले कहाँ पर है, नेपीदो कहाँ पर है। नेपीदो उनकी नई राजधानी है जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, इससे पहले यंगून हुआ करती थी, अब नेपीदो हो गई। और यहीं पर काइन स्टेट के अंदर है, काइन, राखिन, ये सारे नाम आप याद रखिए, ठीक है। तो ये हो गई म्यांमार की बात। और अब आखिर में बात करते हैं यज़दी ट्राइब के ऊपर। यज़दी ट्राइब असल में जो कुर्दिश रीजन है वहाँ पर रहने वाली एक ट्राइब है। ये थोड़ी सी इस्लामिक है, थोड़ी सी क्रिश्चियन है, थोड़ी सी हिंदू है, इसमें सारी तरह की कुछ कुछ इलाकों से चीज़ें, ये असल में बाइबल और कुरान दोनों में मानते हैं। तो यज़दीज़ वो लोग हैं जो दुनिया की सबसे छोटी और ओल्डेस्ट मोनोथीस्टिक रिलीजियस माइनॉरिटी हैं, वर्शिपर्स ऑफ गॉड, ये होता है यज़दी का मतलब। यज़दीज़ के साथ बहुत सारी अत्याचार होते रहते हैं, लगातार इस्लामिक स्टेट भी इनसे लड़ने के पीछे लगा हुआ था कई साले। अभी भी जो यज़दीज़ हैं वो अपने घरों से भागे हुए हैं क्योंकि उनके खिलाफ इस्लामिक स्टेट ने एक जंग छेड़ दी थी। और कहाँ पर ये आखिर में रहते हैं, किस इलाके में, तो यज़दी ट्राइब इज़ लाइक कुर्दिश रीजन, यानी इराक, टर्की और सीरिया का रीजन जो है वहाँ पर ये लोग रहते हैं। तो आपका सवाल होगा क्या जो कुर्दिश हैं वो सब यज़दी हैं? तो नहीं, देखिए कुर्दिश लोग जो होते हैं वो असल में कुर्द ट्राइब जो है, कुर्दिश रीजन में ही कुर्द भी रहते हैं और यज़दी भी रहते हैं। तो कुर्द जो होते हैं असल में वो सुन्नी मुस्लिम्स होते हैं और यज़दी जो होते हैं असल में बाइबल और इस्लाम और कुरान दोनों को मानते हैं। तो थोड़ा ही मोनोस्थेटिक रीजन है जो थोड़ा अलग है। ये एक ट्राइबल ग्रुप है और ये प्री इस्लामिक सेक्ट है। तो ये क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, ज़ोरोस्ट्रियनिज्म सब में मानते हैं। ये ग्यासदान में बिलीव करते हैं, ठीक है। और एक पीकॉक एंजल इनका भगवान है जिसको मलेक तवुस भी कहा जाता है। तो यज़दीज़ एक अलग ग्रुप है, हालांकि थोड़े बहुत ये अपनी प्रैक्टिस से सबसे मिलते जुलते हैं, लेकिन ये भी एक मोनोथीस्टिक ग्रुप है, ठीक है। सबसे पुराने एक प्री इस्लामिक सेक्ट की तरह से देखा जाता है। आपको कहाँ मिलते हैं ये? तो आपको टर्की, अर्मेनिया, इराक, ईरान के रीजन में आपको मिलेंगे। इराक, सीरिया, टर्की के रीजन में उन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी ISIS के साथ। तो ये हो गई इनकी कहानी। और मैं फिर रिपीट कर दूं, जो आपको PDF अगर चाहिए तो PDF आपको मिलेगा इसके नीचे एक लिंक में, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं आपको बाकी चीज़ें भी वहाँ पे मिल जाएंगी। लेकिन आगे बढ़ें इससे पहले ना एक बार वर्ल्ड मैप हम देख ही लेते हैं कि आपको कितना कुछ याद है, क्या क्या चीज़ें याद नहीं रही। पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स कहाँ कहाँ मिलते हैं, किन किन रीजन्स में आपको पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स मिलते हैं, ये क्या आप यहाँ पे लोकेट कर सकते हैं। म्यांमार कहाँ पर है, कौन कौन से ग्रुप हैं, ठीक है। ये जगह कौन सी है, क्या नाम था इसका, कौन सा बे है ये कौन सा बे है यहाँ पर जो है, गल्फ ऑफ टोंकिन कहाँ पर है मुझे ये बताइए, ठीक है। तंजानिया कहाँ पर है ये बताओ। लेक विक्टोरिया किन किन देशों के बीच में बटी हुई है ये बताओ मुझे आप, ठीक है। ये ऐसी तरह से आप मैप्स को रिवाइज कर पाओगे कि अगर आपको पता है पॉलीमेटालिक नोड्यूल कहाँ पर है, कार्लसबर्ग रिज कहाँ पर है, इस तरह की चीज़ें अगर आप रिवाइज कर लोगे, एक मैप उसको लिख लोगे तो आपको हमेशा हमेशा याद रहेगा। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। यह था आज का डिस्कशन। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग PW Only IAS एंड हैव अ नाइस डे।